साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, बेहतर मेहनत के लिए हमें बुरे दिन से गुजरना पड़ता है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, देखो पैर के छाले कोई नहीं देखता, सब लोग देखते क्या कि कामयाबी आपकी। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों, आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की ट्रिक क्या थी? गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत कर रहे हैं गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों, मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का यह क्या था? गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दास वंश, मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का इसे मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कहां पर हुआ? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। लाहौर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। अब आगे और देखिएगा, इसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था साथियों? क्योंकि ये लाखों का दान करता था। लाखों का दान करने की वजह से इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। उसके बाद इसे हातिम ताई कहा जाता था। हातिम ताई का मतलब होता है परोपकारी कहा जाता था। हातिम ताई का मतलब परोपकारी कहा जाता था। क्यों साथियों? हातिम ताई का मतलब परोपकारी। अब उसके बाद इसे कुरान खा कहा जाता था, क्योंकि ये कुरान पढ़ता था, कुरान इसे याद भी थी, इसलिए इसे कुरान खा कहा जाता था। इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। इसने क्या किया? मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। ऐबक के दरबारी विद्वान थे। ऐबक के दरबारी विद्वान कौन थे? ऐबक के दरबारी विद्वान कौन थे? हसन निजामी। हसन निजामी क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे। एक हसन निजामी थे, एक थे फक ए मुदब्बिर। फक ए मुदब्बिर कौन थे? इनके दरबारी थे। किसके दरबारी थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे हसन निजामी। फक ए मुदब्बिर थे। इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। कुतुब मीनार का निर्माण, जो कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से एक सूफी संत थे, तो कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसे पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। अब देखो, आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण जो लास्ट इमारत थी कुतुब मीनार की, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया, जो तुगलक वंश के शासक थे। आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से पुनः जो निर्माण कराया, किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया साथियों। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अब देख लो, कुतुब मीनार द्वारा निर्माण कराई गई इमारतें। उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये किसने निर्माण करवाया? दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है, इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित, किसने करवाया निर्माण? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। अब और आगे देखेंगे साथियों, 1210 ईस्वी आई। 1210 ईस्वी आई, और ये जो पोलो खेल होता है, घोड़े से खेला जाता है, घोड़े पर बैठ करके चौगान खेलते समय, चौगान या पोलो, उससे घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े के पैर के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था आराम शाह,
शासक बना, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। वो केवल 8 महीने ही शासन किया। कितने महीने? 8 महीने। उसके बाद ये शासन करने के योग्य नहीं था। तो फिर अगला शासक कौन बनता है? आराम शाह कुछ दिन के लिए गद्दी पर, यह एक अयोग्य शासक था, 8 महीने तक रहता है। आराम शाह के बाद इसको गद्दी से हटा करके इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। दामाद एवं गुलाम था। उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था साथियों? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का क्या था? सूबेदार था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? लाहौर बनाया था। लेकिन जो इल्तुतमिश है ये इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। किसको बनाया? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब इसने क्या किया था? हातिम ताई कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को परोपकारी कहा जाता था, कुरान खां। लेकिन जो इल्तुतमिश है इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जलालुद्दीन मांग बन्नी पर आक्रमण करता है तो जलालुद्दीन मांग बन्नी अपनी जान बचाने के लिए इल्तुतमिश से शरण मांगते हैं। लेकिन उस समय जो चंगेज खां बहुत ही क्रूर शासक था, इसके सामने कोई नहीं आ जाता था। तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांग बन्नी को शरण देने से मना कर दिया। शरण देने से क्यों मना किया साथियों? क्योंकि अगर ये शरण देता इल्तुतमिश तो जो चंगेज खां था वो इल्तुतमिश पर भी आक्रमण करता। इसलिए इसने अपनी जान बचाने के लिए इसको शरण नहीं दी, जलालुद्दीन मांग बन्नी को। अब देखो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चालू की। इक्ता प्रणाली क्या है? धन के स्थान पर भूमि प्रदान करना। धन के स्थान पर भूमि प्रदान करना। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक गठन किया जिसे अमीर ए चालीसा के नाम से जाना जाता था। तुर्क ए चिहलगानी, तुर्क ए चिहलगानी, तुर्क ए चिहलगानी या अमीर चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चांदी की मुद्रा चालू की जिसका नाम था टंका, या एक चांदी का सिक्का था। और जो एक जीतल मुद्रा चलाई या तांबे का सिक्का था। बहुत बार पेपर में पूछा गया टंका नामक सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने। या चांदी का सिक्का था, एक जीतल मुद्रा चलाई जो तांबे की मुद्रा थी। किसकी मुद्रा थी? तांबे की बनी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1336 में रजिया सुल्तान को सीट पर बैठाया गया। लेकिन जो 40 तुर्क सरदार थे ना, रजिया सुल्तान कहा महिला शासक नहीं रहेगी, इसलिए इसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा दिया। किसने बैठाया? 40 सरदारों ने। लेकिन जो इल्तुतमिश थे उसने पहले किसको घोषित कर दिया था कि इसके बाद हमारी पुत्री रजिया सुल्तान बैठेगी। तो लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगने दरबार में पहुंची तो इसको न्याय मिला। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण करके रजिया दरबार में गई तो इसको रजिया को सीट मिली और यह शासिका बनी। तो पूछा जाएगा दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। 1336 से 1290 तक शासन किया तो ये शासिका बनी। सॉरी, इसको थोड़ा सा 1236। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 से 1240 तक कौन शासिका रही? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? अमीर ए आखूर नियुक्त किया। किसने? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो इसने क्या किया? जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत को क्या नियुक्त किया? अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर का मतलब होता है अश्वशाला जो का प्रधान नियुक्त किया। किसने? रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को। और रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हो गई। अल्तुनिया से पहले युद्ध की, जब युद्ध में हार गई तो ये भी गेम खेल गई रजिया सुल्तान और क्या की? अल्तुनिया से शादी कर ली। तो 1236 से 1240 तक ये शासिका रही। 1240 में जो रजिया सुल्तान है और इसके बाद अल्तुनिया है।
दोनों की हत्या कैथल के निकट दोनों की हत्या 1240 ईस्वी में कर दी जाती है। उसके बाद रजिया की जब गद्दी पर बैठती है तो इसके विरोधी बहुत थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अमीर चालीसा के लोगों ने मारा, कुछ लोग कहते हैं कि अन्य लोगों ने, डाकुओं ने हत्या की, लेकिन 1240 में कैथल के निकट इसकी हत्या कर दी गई। रजिया के बाद अब अगला जो शासक बना वो बहराम शाह बना। कौन बना? बहराम शाह बना। अयोग्य शासक है, छोटे छोटे शासक। अब बहराम शाह के बाद फिर जो शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह के बाद कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। कौन बनता है? नसीरुद्दीन महमूद शाह। जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। क्या करके? टोपी सी करके अपना जीवन यापन करता था साथियों। तो जब टोपी सी करके जीवन का यापन करता था, इसने बलबन को अपना वजीर बना लिया। किसको अपना वजीर बना लिया? जो बलबन था, बलबन को अपना वजीर बना लिया। किसको? बलबन को। बलबन ने दिमाग लगाया, अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ कर दी। नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ कर दी। जब नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई तो बलबन अगला शासक बनता है। बलबन क्या करता है? अगला शासक बनता है। बलबन शासक बनने के बाद क्या करता है? इसने सजदा एवं पैबोश परंपरा को शुरू किया। सजदा एवं पैबोश परंपरा को किसने शुरू किया? बलबन। और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की कठोर नीति अपनाई। और इसने क्या किया? बलबन ने क्या किया कि नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। नवरोज त्योहार जो पारसियों का त्योहार था, इसने किसने मनाना शुरू किया? बलबन ने। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति चालू की। सजदा एवं पैबोश परंपरा को शुरू किया। किसने? बलबन ने। अमीर ए चालीसा का गठन जो इल्तुतमिश ने किया था, बलबन को लग रहा था कि अमीर ए चालीसा जो है इसका बहुत बड़ा कार्य है, तो इस वजह से अमीर ए चालीसा को विध्वंस कर दिया, इसका काम ही खत्म कर दिया। इसको नष्ट किसने किया? बलबन ने। अब बलबन अमीर ए चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको शक था कि कहीं अमीर ए चालीसा के लोग हम ही को सीट से न बाहर करा दें। उसके बाद अमीर चालीसा को समाप्त कर दिया। इसके बाद बलबन के बाद जो अगला शासक बनता है वो कैकुबाद बनता है। बलबन के बाद अगला शासक कौन बनता है? कैकुबाद। तो बलबन के बाद जो अगला शासक बनता है वो कैकुबाद बनता है। कौन बनता है? कैकुबाद। कैकुबाद के बाद जो गुलाम वंश का अंतिम शासक बनता है, कौन बनता है? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स क्या बनता है? गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या 1290 में करके खिलजी वंश की नींव पड़ती है। किस वंश की नींव पड़ती है? खिलजी वंश। तो साथियों, अपनी मेहनत को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर तैयारी बनाने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जब आप लोग सहयोग करोगे तभी एक टीचर का मन होगा पढ़ाने के लिए। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए हमारी टीम लगी हुई है। साथियों, आप तक हर गरीब घर का बच्चा पढ़ेगा और हम गरीबों को पीछे नहीं छोड़ सकते। हर इंसान को साथ ले करके चलना है और हर घर में शिक्षा की ज्योति जगनी चाहिए। हर घर में उजाला होना चाहिए। हर घर का व्यक्ति सर्विस में जाना चाहिए, मेहनत करे, आगे कामयाब हो। शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना। तो साथियों, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आपके अलावा आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पिता पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं कि बच्चे बहुत आगे तक जाएं, लेकिन माँ पढ़ी लिखी हो, बच्चों को बहुत आगे तक ले जाती, ये एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि दुनिया से आपको आपकी माँ 9 महीने पहले से जानती। माँ अपने बच्चे को गोद लेती तो माँ का सपना होता है कि मेरी नजरें जहां तक देख सकती हैं, मेरा बच्चा भी वहीं तक देखे। लेकिन पिता हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके रखता है, क्योंकि पिता का सपना हमेशा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता उसके आगे मेरा बेटा देखे, मेरा बेटा मुझसे आगे मेरा नाम करे। हमेशा पिता की इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमसे आगे जाए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। जय हिंद।